नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर। धामी सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। सतपाल महाराज की रुद्रप्रयाग और चमोली में नियुक्ति हुई है। बंशीधर भगत की देहरादून में नियुक्ति की गई है। तो सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है सीएम धामी ने। सतपाल महाराज की जहां रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए हुई है, तो वहीं बंशीधर भगत की नियुक्ति देहरादून में की गई है। तो सत्ता में आते ही पुष्कर सिंह धामी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने नियुक्ति कर दी है सतपाल महाराज और बंशीधर भगत की। जहां उन्होंने नियुक्ति कर दी है, तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। सतपाल महाराज की नियुक्ति रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए की गई और वहीं बंशीधर भगत की नियुक्ति देहरादून के लिए की गई है। तो उत्तराखंड में अब धीरे धीरे कर फैसले लिए जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने आते ही अब सक्रियता अपनी धीरे धीरे दिखानी शुरू की है और जिले में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। यशपाल आर्य की जहां नैनीताल में नियुक्ति की गई है। बिशन सिंह की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई है और विकास कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। अलग अलग जिम्मेदारी, जहां सतपाल महाराज के जिम्मे 2 जिले हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली। बंशीधर भगत की नियुक्ति देहरादून में की गई है और यशपाल आर्य की नियुक्ति नैनीताल में की गई है। अल्मोड़ा में नियुक्ति की गई है बिशन सिंह की। तो ये देखा जा रहा है कि विकास कार्यों को तेजी मिले और ज्यादा, इसके लिए ये नियुक्तियां की गई हैं मंत्रियों की। सभी को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देहरादून से हमारे संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जैसा कि नियुक्तियां कर दी गई हैं, सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब आगे क्या समझा जाए इन नियुक्तियों से? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें कि वो जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ है और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के निजाम बने हैं, तब से लेकर के अब तक लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठकों का बैठकें कर रहे हैं। वही मंत्रियों को अपने अपने जिलों में भेजने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार अब जनता के द्वार जाएगी और सरकार अब गांव-गांव तक, हर कोने तक, पूरे प्रदेश के कोने तक पहुंचेगी। इसीलिए ये अभी हालांकि पोर्टफोलियो नहीं बांटा गया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है, ताकि सरकार जो है जनता के तक पहुंच सके और जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से अब ये मंत्री अपने जिलों की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विकास के पर्यवेक्षण को लेकर ये नियुक्ति की गई है? पवन, बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो पुराना ही है और इससे पहले भी यही जिले लगभग सभी मंत्रियों को प्रभारी के तौर पर दिए गए थे। और अभी सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है, अधिकारियों के साथ बैठक करनी है, प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी है और जनता के साथ जुड़ाव रखना है और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सके, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और सभी मंत्री अपने अपने जिलों में तत्काल प्रभाव से वहां पर दौरा करें। और मंत्रियों से अपेक्षा भी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि समस्याओं से संबंधित जो भी खाता है उसको तैयार करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी दूरस्थ क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र समाधान हो सके, जनता से जुड़ाव हो सके, जनता में एक सभी ईमानदार जो संकल्प लिए गए हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट में जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्प को पूरा किया जा सके। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ पवन।
तो जिस संकल्प के तौर पर पुष्कर सिंह धामी सत्ता में आए हैं उत्तराखंड की, उसे पूरा करना है। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। सीएम धामी का कांवड़ यात्रा को लेकर बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा कांवड़ यात्रा को लेकर। तो कांवड़ यात्रा को लेकर जहां इस समय कांवड़िए काफी ज्यादा उत्साहित है और उन्हें इंतजार है कि कब सरकार की ओर से फैसला आएगा, यानी कि उत्तराखंड सरकार कब कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला लेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िए जाते हैं उत्तराखंड की ओर कांवड़ लेकर। तो ऐसे में अब ये सीएम धामी की ओर से फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद फैसला लिया जाएगा, क्योंकि गंभीरता देखी जा रही है सीएम धामी की। और संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब ये देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। क्या फैसला लिया जा सकता है, फिलहाल आप तक क्या खबर पहुंच पा रही है? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने अपने मुख्य एजेंडे में ये रखा है कि जो कोविड के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, उनका रोजगार कैसे पटरी पर आए और कैसे जो पर्यटन प्रभावित हुआ है उसको कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, और साथ ही साथ कोविड-19 का भी गाइडलाइन का भी पालन करना है, और ताकि इसका प्रभाव भी प्रदेश की जनता को न झेलना पड़े। तो ऐसे में बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि पिछली बार भी कांवड़ यात्रा जब हुई थी उस समय भी कोविड चल रहा था, और उस दौरान भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने जो पड़ोसी राज्य थे उनके सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उनसे सामंजस्य किया था, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है हरिद्वार में काफी बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, और जो पड़ोसी राज्य हैं ज्यादातर जो हरियाणा है, पंजाब है या हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से काफी बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के का रुख करते हैं। और यहाँ पर एक कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए जो भी पर्यटन क्षेत्र है और उसके साथ साथ जो कांवड़ यात्रा से जुड़े हो, चाहे वो प्रसाद की दुकान हो, चाहे वो कलश हो, चाहे वो अन्य चीजें हो या फिर अन्य दुकानें हो, जो मेले से संबंधित जिन लोगों का रोजगार चलता है वो भी कहीं प्रभावित हो रहा था। तो ऐसे में एक बड़ा कदम पुष्कर सिंह धामी सरकार अब ले सकती है, क्योंकि यही वजह है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के सीएम से वार्ता करके जो भी इस बीच का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा चल सके और कांवड़ से जिन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है वो बातचीत की संभावना जताई जा रही है। जो सीएम धामी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा, बातचीत कब तक हो सकती है? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें क्योंकि ये फैसला एक सामूहिक फैसला है, क्योंकि एक कोविड-19 एक वैश्विक बीमारी है, क्योंकि इसकी वजह से ये जरूरी है कि पड़ोसी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी वार्ता की जाए और सुझाव लिया जाए, और ये कांवड़ यात्रा को भी चालू किया जाए, ताकि दोनों समस्याओं का समाधान भी हो सके। क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये जरूरी है कि वार्ता की जाए, लेकिन वहीं रोजगार के अवसर फिर से लोगों को मुहैया किया जा सके और लोगों की जो आर्थिकी है वो पटरी पर लाई जा सके, इसलिए कांवड़ यात्रा भी बहुत जरूरी है। चलिए, ये माना जा रहा है कि ये पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के ठोस कदम उठा सकते हैं, और ये सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो पुष्कर धामी सरकार करेगी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन होगा। कांग्रेस की ओर से यह ऐलान किया गया है। समय समय पर कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में जैसा कि प्रदर्शन होता ही रहता है, लेकिन एक और बड़ा ऐलान किया है कांग्रेस ने कि प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 10 जुलाई को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा, प्रदर्शन होगा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा 10 जुलाई को। यह ऐलान कर दिया गया है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को घेरेगी। 10 जुलाई को जहां सीएम आवास का घेराव भी करेगी कांग्रेस, तो इसके लिए पहले से ही ऐलान कर दिया गया है। तो आंदोलन करेगी कांग्रेस, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा कांग्रेस की ओर से। केंद्र और प्रदेश सरकार को कांग्रेस
घेरेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही सरकार को घेरती हुई नजर आई। तो एक बार फिर से यह ऐलान किया गया है कि 10 जुलाई को सीएम आवास का घेराव करेगी कांग्रेस। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पवन, कांग्रेस की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है कि 10 जुलाई को कांग्रेस सीएम आवास का भी घेराव करेगी, प्रदर्शन भी करेगी साथ ही साथ, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, एक ही सरकार के तीन मुख्यमंत्री एक ही बार में 7-17 जो 5 साल एक सरकार जो रुकनी थी उसमें तीन मुख्यमंत्री बदल गए। नेतृत्व परिवर्तन लगातार हो रहा है, इसको लेकर के अब विपक्ष भी जो है आक्रामक दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बढ़ती हुई महंगाई लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, जिनको लेकर के अब कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है और बीजेपी को आईना दिखाने का काम करने जा रही है। और यही देखने में आ रहा है क्योंकि अब कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और जो 10 तारीख को मुख्यमंत्री आवास, महंगाई, बेरोजगारी, ये किसानों की समस्या, हरिद्वार कुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। तो 7 जुलाई को प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जिलों में, लेकिन अलग अलग ब्लॉक पवन, किस तरीके का ये प्रदर्शन रहेगा प्रदेश भर में? किस तरीके का ये प्रदर्शन रहेगा प्रदेश भर में, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, बड़ी ही मुश्किल से कोरोना का ग्राफ गिरा है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा तो क्या कोरोना नियमों का भी पालन किया जाएगा? ये बात भी कही गई है। बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना काल में भी तमाम प्रदर्शन हुए हैं और उसके बाद में सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए विपक्ष के ऊपर तमाम मुकदमे भी दायर किए गए हैं। लेकिन अब ये आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है क्योंकि आगामी जो 2022 का चुनाव होने वाला है और उसमें महज 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जहां एक और सत्ताधारी पार्टी को अपनी इज्जत बचानी है और अपने आप को फिर से वापसी को लेकर के वो कवायद शुरू की है, तो वहीं विपक्ष को भी अब फिर से सत्ता में आने की ललक है और कैसे सत्ता में आया जाए इसको लेकर के, चाहे वो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना करनी पड़े या फिर सड़कों पर उतरना पड़े या अन्य किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़े, लेकिन अब जो है प्रदर्शन होगा, चाहे वो उसमें सरकार के द्वारा मुकदमे ही क्यों ना दायर किए जाए। चलिए देखना होगा कि 10 जुलाई का दिन कैसे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में एक 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश के एम्स लाया गया। सिर में चोट लगने की वजह से बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, बेहद नाजुक बनी हुई है बच्चे की हालत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदद की बात कही है। सीएम ने घायल बच्चे को अपने हेलीकॉप्टर से एम्स पहुंचवाया। सड़क हादसे में ये बच्चा घायल हो गया था, जिसे सीएम ने एम्स पहुंचवाया है। तो ये छोटा सा बच्चा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है और सीएम धामी ने यहां पर मदद दी है। इस बच्चे को अपने हेलीकॉप्टर से एम्स पहुंचवाया। तो आते ही देखा जा सकता है सीएम धामी की ओर से एक तरफ जगह जगह अपनी नजर बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने इस मासूम बच्चे की मदद भी की है। और आपदा प्रभावित ऋषिगंगा घाटी रैणी के प्रभावित परिवारों को सुभाई गांव में विस्थापित कराने के प्रशासन के फैसले पर ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें कहीं ऐसी जगह पुनर्वास दे जहां पर विस्थापित होने पर उनको गांव वालों के आक्रोश का सामना न करना पड़े।
तो पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों की मांग है। ग्रामीणों ने सरकार से मदद मांगी है कि उन्हें सरकार अब मदद दे ताकि उन्हें किसी और जगह ना जाना पड़े। दोबारा फिर से पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों की ये मांग है। तो सड़कों की ये बदहाल स्थिति बनी हुई है, यहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन ग्रामीणों के लिए। तो पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए और फिर से यहां पर वास कर सके। जोशीमठ से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, अब ग्रामीणों की मांग है सरकार से कि यहां पर जो भी अव्यवस्थाएं हैं, सड़कें बदहाल हैं और एक बार फिर से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, उन्हें आखिर कब सुना जाएगा और क्या क्या मांगे हैं ग्रामीणों की? जी अंजलि जी, आपको बता दूं कि ऋषि गंगा घाटी का जो आपदा प्रभावित गांव है, रेणी गांव है, वल्ली रेणी, इसके कम से कम 1.5 दर्जन परिवार जो है के विस्थापन की बात चल रही है। और सरकार ने वो वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर इनके विस्थापन की व्यवस्था के लिए पहला कदम बढ़ाया था। इनको सुबह ही गांव की राजस्व क्षेत्र में जो इनको विस्थापन दिया जा रहा था, लेकिन सुबह गांव के ग्रामीणों का कहना है कि वो पहले ही दो गांव को अपने क्षेत्र में विस्थापन दे चुके हैं और आगे वो विस्थापन देने के मूड में नहीं है। और अब क्योंकि ज्यादा विस्थापन होने से जल जंगल जमीन से लेकर के हर तरह की समस्या गांव को आ रही है और उसको लेकर के अब रेणी गांव के लोग जो विस्थापन की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनको ऐसी जगहों पे विस्थापन दिया जाए जहां पे किसी प्रकार का ऐसा जो लड़ाई झगड़ा और अन्य तरह का माहौल हो और उनके पशुधन, गोचर, पनघट से लेकर हर तरह की उनकी व्यवस्था हो। ये मांग सरकार से की हुई है और देखना ये होगा कि सरकार उनको कब तक पुनर्वास करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो इन ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पुनर्वास करने की इजाजत दी जाए या फिर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं ताकि वो पुनर्वास कर सकें। और टिहरी शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई, जिसमें डीएम और जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। और बैठक में नागरिक मंच के अध्यक्ष सुंदरलाल उनियाल ने शहर की तमाम समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद डीएम ने तुरंत अधिकारियों को तत्काल निवारण का आदेश दिया है। तो कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक हुई, डीएम ने लोगों के साथ ये बैठक की। नागरिक मंच के अध्यक्ष ने समस्या बताई। तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक हुई है, डीएम ने लोगों के साथ ये बैठक ली और नागरिक मंच के अध्यक्ष ने समस्या बताई है। तो इस बैठक में जहां डीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो, और वहीं नागरिक मंच के अध्यक्ष ने भी समस्या बताई है। लोगों की बात यहां पर सुनी गई है इस बैठक के दौरान। और राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई आयोग के उपाध्यक्ष बब्बन सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता कर्मचारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के भी निर्देश दिए हैं। तो स्वच्छता कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मसूरी के वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्वागत किया।
वहीं दिनेशपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार के पुतले का दहन किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर यह प्रदर्शन किया है महंगाई के खिलाफ। और दूसरी तरफ पहले ही कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 10 जुलाई को सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। तो वहीं इस तरह के प्रदर्शन आए दिन देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरीके से केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया है, ये विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। तो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से आवाज उठाई जा रही है और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से विभिन्न मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस वक्त सरकार को घेरने के लिए, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो। ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त कांग्रेस के पास, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस राज्य और केंद्र सरकार दोनों को घेरने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के कांडी गांव में गुलदार के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी गुलदार ने गांव में हमला किया था, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज फिर से घटना हुई है। और चमोली में ऋषि गंगा में आए जल प्रलय के सैलाब में लापता लोगों के परिजनों को 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई राहत राशि नहीं मिल पाई है। तीनों मृतक ऋत्विक कंपनी में काम करते थे। बता दें कि 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए भीषण जल प्रलय के सैलाब में ये तीनों बहकर लापता हो गए थे। तभी खोजबीन के बाद भी इन तीनों के शव नहीं मिले। वहीं प्रदेश सरकार जल प्रलय के सैलाब में लापता लोगों के शव 1 महीने के भीतर न मिलने पर उचित सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया गया था। तो वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन मृतक के परिजनों को अभी तक राशि नहीं दी गई है। प्रदेश में किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को खरीफ की फसल के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं के तहत लाभ दिया, जिसमें अल्मोड़ा जिले में किसानों को धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनुदान में धान के बीज के साथ जिले के किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर खाद भी दी जा रही है। तो किसानों को बायो फर्टिलाइजर मिलेगा, जिससे कि उत्पादकता में बढ़ावा मिल सके। योजनाओं के तहत किसानों को कई अभी तक लाभ मिल सके हैं, लेकिन इनमें एक है बायो फर्टिलाइजर, जिससे कि किसानों को ये बड़ा लाभ मिलेगा। इससे उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जो किसानों की खरीफ की फसलें हैं उनको उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए ये बायो फर्टिलाइजर सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। और जोशीमठ की ऋषि गंगा घाटी स्थित आपदा प्रभावित रैनी गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों को अब प्रदेश सरकार गांव के विस्थापित करने को लेकर एक कदम आगे बढ़ा रही है, जिस पर गांव के लोगों का भारी विरोध भी सामने आने लगा है। सुभाई गांव के ग्रामीणों ने अपने गांव में आपदाग्रस्त रैनी गांव के विस्थापन पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। सुभाई गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पहले ही 2 गांव को विस्थापन दे चुका है, जिसके चलते अब गांव की आबादी बढ़ चुकी है और जल, जंगल, जमीन, चारा पाती के प्राकृतिक संसाधन कम हुए। ऐसे में गांव अब और दबाव नहीं झेल सकता।
और इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।